जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। सो वेलकम टू जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, और इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो हल कर लेंगे ताकि आपको इजीली सबके आंसर्स मिल जाएं। तो बच्चों, अगर हम पेज नंबर 42 की तरफ चलें तो यहाँ पर पहला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो बेटा, इसका जवाब जो वो ये है कि जब इन रेज़ को हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो है वो पास करवाया, यानी वहाँ से जब हमने देखा, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो झुकाव था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रखा। तो दैट शोज़ दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये इस बात का सबूत है कि नेगेटिवली चार्ज हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं, हमारे पास ये डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको बुक में हैं, आपकी पेज नंबर 28-29 पर। तो आप ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है जी, कैथोड से एनोड की तरफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रही हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें, इनको कैथोड रेज कह लें। अब होता ये कि जब इनके रास्ते में आप जो है रख देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो फिर ये एक पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, एक नेगेटिव प्लेट है। तो हमने देखा है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकाव रखती हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो ये इस बात की निशानी है कि इनके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तभी ऐसा हुआ कि पॉजिटिव की तरफ इनका अट्रैक्शन हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं वो हमेशा से नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये बात तो आपको भूलनी नहीं चाहिए। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि गिव 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के जो हैं हमने 5 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखने हैं, वो आपने बताने हैं। अब ये पेज नंबर 29 पे जो ये डाटा है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैथोड रेज वर स्टडी इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमिन्ड विच आर गिवन बिलो। तो ये प्रॉपर्टीज़ ही कह लो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या है ये? करेक्टरिस्टिक्स। तो 5 करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं ये आपने याद भी कर लिए होंगे कि दी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट इफ placed in their path, they are deflected towards the positive plate in electrical field showing that they are negatively charged। अभी सवाल किया था ना आपसे। फिर they are raise the temperature of the body on which they fall। और पांचवा करेक्टर है थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज बाय मास रेशो या ई बाय एम वैल्यू ऑफ द कैथोड रेज। तो ये 5 लिख लें। बाकी आपको पता है टोटल करेक्टर तो 7 है, वैसे आपने याद 7 करने हैं। बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है आपको। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ये 2 नंबर का, ये नहीं कि लॉन्ग ही आएगा, लेकिन फेवरेट होता है लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो लिहाजा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, अगला सवाल किया जा रहा है जी, द एटॉमिक सिंबल ऑफ द फॉस्फोरस इज़ 31 इसका मैस है, 15 इसका एटॉमिक नंबर है, चार्ज पे -3 है। तो इसको देखते हुए ना प्यारे बच्चों, हमने कुछ सवालों के जवाब देने हैं। अब पहला सवाल है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। तो कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी आयन में, और इसमें आयन में आपने ये सब बातें बतानी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन, इसका नाम क्या होगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन, की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करें। उसके बाद नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ फॉस्फोरस आयन। और ऐसी नोबल गैस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं जिसकी कि फॉस्फोरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की एक जैसी हो। तो लिहाजा इसके जवाब की तरफ जो है वो चलते हैं। तो बेटे, इसका जवाब ये होगा कि ए पार्ट में पूछा गया था कि बताएं जी कि कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है ना, ये सिंबल था ना, 31, 15 और यहाँ पे क्या था -3, ऐसा ही है। तो इसमें कितने होंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, इसका एटॉमिक मास 31 है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एटॉमिक मास, जो आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने कैलकुलेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एज सिंपल एज दैट कि जो इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 3 इसने चूँकि एक्सेप्ट किए हुए हैं, -3 चार्ज है, 3 इसने और इसकी बॉडी में आए हुए हैं, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18। यानी कि आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स बता दिए कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आपने बताने न्यूट्रॉन्स कि न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स निकालने का सिंपल फार्मूला ये है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को। तो लिहाजा एटॉमिक मास क्या है, 31, माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर जो कि 15 था, आंसर क्या आ गया 16। तो लिहाजा इसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने होंगे,
डेफिनेटली 16 होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि प्रोटॉन्स भी बताने थे। इलेक्ट्रॉन्स पहले बता दिए, न्यूट्रॉन्स भी बता दिए, अब बताने हैं प्रोटॉन्स। तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसका प्रोटॉन नंबर होता है, तो लिहाजा ये तीनों बातें पता लग गई। फिर बी पोर्शन में पूछा गया कि इस आयन का नाम क्या होगा, इस आयन का नाम क्या होगा। तो नाम इसका इतना मुश्किल नहीं है, दैट इज़ फॉस्फाइड आयन। ठीक है, इस तरह ही अब मैं आपको चलें एक हिंट देता हूँ। ये हमारे पास अब एक आयन है, ठीक है, इसके भी बताएं प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका भी ना बताएं नाम क्या है। ये कमेंट में बताएं ज़रा, आप पता लग जाएगा आपके जवाब का। तो ठीक है, उसके बाद जो सी है हमारे पास, तो KLM, यानी कि हमारे पास क्या है, 3 शेल्स हैं इसके। अगर हम फॉस्फोरस को देखें ना, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, तो बच्चों देखो अब ये स्टोरी है हमारे पास। 31 मैस है, 15 एटॉमिक नंबर है, और चार्ज क्या है, -3। अब देखो हमने इसका न्यूक्लियस बनाना है। अभी प्रोटॉन कितने थे इसमें, 15, ठीक है। और इसमें जो है अब न्यूट्रॉन कितने पता लगे थे, 16। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पता लगे थे, इलेक्ट्रॉन थे टोटल 18, ठीक है। तो ये पहला शेल है, ठीक है। पहले शेल में कितने आते हैं, 2। ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में याद रखिएगा 8 आते हैं, प्लस में मैंने 8 कर देता हूँ। और उसके बाद ये प्यारे बच्चों तीसरा शेल है, ठीक है। और प्यारे बच्चों तीसरे शेल में जो हैं वो आते हैं 2 और 8 10, 10 और 8 18, ठीक है। तो वैसे फॉस्फोरस जो है उसके आउटर शेल में 5 होते हैं मोस्टली, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 वो और गेन कर लेते हैं। तो इस तरह फिर ये 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 2 18, ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर टोटल शेल्स हैं। तो 1 2 3 शेल्स हैं। इसका नाम K है, इसका नाम L है और इसका नाम M है। तो K में 2 हैं, L में 8 हैं, M में होते तो 5 है लेकिन 3 और आ गए हैं ना, दैट्स वाई -3 हो गया। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कि 8 इलेक्ट्रॉन M में भी हो गए, ठीक है। तो बेटा सी सेक्शन में ये पूछा जा रहा था कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है और M में भी कितने आ गए, 8 आ गए। लेकिन अभी द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड। जो ये पहला शेल है ना, K जो है ये कौन सा शेल है, पहला शेल। L जो है वो कौन सा शेल है, दूसरा शेल। और M जो है वो कौन सा शेल है, तीसरा शेल। तो लिहाजा K में तो 1s2 ही आएगा, L में जो है 2s2 और 2p6 आ जाएगा, और M में जो है वो 3s2 और 3p6 आ जाएगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अभी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है, ये मतलब और किसकी है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो लिहाजा ये और आप कह लें कि आर्गॉन की है। आर्गॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। इफ़ यू प्योरली आस्क मी कि सर ये बताओ कि फॉस्फाइड की छोड़ो, आप फॉस्फाइड आयन की ना करो, फॉस्फोरस आयन की करो। तो लिहाजा उसकी मैं ये करूँगा 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 और 3p3, ठीक है। ये है, क्योंकि देखो ये K हो गया, ये हो गया L और ये हो गया M। मैंने कहा था K में 2 होंगे, L में 8 होंगे और M में जो है वो 5 होंगे। तीन एक्स्ट्रा आए थे ना उसमें। दैट मेक्स एन आइडिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियली फॉस्फोरस की होगी। लेकिन चूंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं तो दैट बिकम्स 8, तो दैट इज़ बेसिकली 8, दैट इज़ बेसिकली फॉस्फाइड आयन। अब ये एटम नहीं रहता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं तो ये आयन बन गया है। तो अब क्या हो रहा है सीन, ये आयन बन गया है, तो इट्स मीन दैट कि अब ये हो गया किसकी तरह का, आर्गॉन की तरह का। ये चाह रहा था कि मैं आर्गॉन की तरह हो जाऊँ, क्योंकि फॉस्फोरस या सल्फ़र या कोई भी दूसरा एलिमेंट चाहता है कि नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाए। तो ये मैं आपको बातें अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर्स आप लेंगे ना मुझसे, तो वहाँ पे आपको ये बातें करूँगा, तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कोई भी आइटम क्या चाहता है कि वो किस तरह का हो जाए। तो वो चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह का हो जाए। जिस तरह एक गरीब आदमी चाहता है, उसके लिए एक आइडियल अमीर आदमी होता है कि मैं इस तरह का अमीर हो जाऊँ। तो इस तरह ये एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरह के हो जाएँ, एंड दैट इज़ नोबल गैसेस, जो कि प्रोडिक्ट टेबल का आखिरी ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अब चौथा सवाल ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो अगर चौथे सवाल की तरफ चलें तो इसका जवाब ये है कि जो शेल और सब शेल में क्या फ़र्क होता है।
समझ लें कि शेल जो है ये जिस तरह पाकिस्तान है ना, तो ये एक शेल है और इसके अंदर जो सूबे हैं वो सब शेल। जिस तरह डब्बा बड़ा होता है ना, वो एक शेल है, और डब्बे में अगर छोटे डब्बे डाल देते हैं आप तो वो सब शेल। ये कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके अंदर भी कोई ख़ास जगह होती है जहाँ वो घूम रहा होता है। तो मतलब शेल में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये 100% होता है, लेकिन सब शेल में मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई 92% 95% की प्रोबेबिलिटी होती है। तो शेल क्या हुए, मेन एनर्जी वाली जगह हुई, मेन एनर्जी लेवल हुए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एंड जो सब शेल हुए, ये सब एनर्जी लेवल्स हुए, ये शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और अगर आप मुझे सवाल करो कि सर अगर हमारे पास के शेल है तो उसमें कौन सा सब शेल आएगा, तो उसमें सिर्फ ऐसा आ सकता है, ऐसा सब शेल है। और एल में अगर कोई तुम मुझसे पूछो सर एक अगर एल हमारे पास शेल है उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं, उसमें कहूँगा एस और पी आ सकते हैं। इफ़ यू विल आस्क मी कि सर एम एक शेल है उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं, तो मैं कहूँगा अभी 3 आ सकते हैं, एस पी एंड डी। इफ़ यू मी आस्क मी सर एन है इसमें कितने सब शेल आ सकते हैं, मैं कहूँगा इसमें 4 आ सकते हैं, एस पी डी एन एफ, एस पी डी एफ। तो ये बात है। उसके बाद ये शेल जो हैं उनको सर्कल से आप शो करते हैं। अभी मैंने जो आपको डायग्राम बनाई सर्कल से बनाया था ना एक, तो शेल्स को सर्कल से शो करते हैं, जबकि जो सब शेल्स होते हैं इनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जिस तरह एस होता है उसकी शक्ल गोल होती है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखें। और जो पी सब शेल होते हैं उनकी कुछ शक्ल इस तरह होती है, डम्बेल सी, ये पी वाई है, ये पी एक्स है, और जो आपकी तरफ आएगा वो पी जी है। तो जो सब शेल होते हैं उनकी शक्ल थोड़ी फ्लावर की तरह होती है, डम्बल टाइप होती है। मतलब डी की शक्ल तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और एफ़ की शक्ल तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आई कैन ड्रॉ दिस ऑन द नोटबुक की 3D वर्ल्ड है। ये बेसिकली जो सब शेल होता है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एक शेप है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल्स आपको पता होने चाहिए, और ये फार्मूला है शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का। मतलब ये आपको पॉइंट तो बड़े तगड़े पॉइंट्स हैं शेल को लेकर और सब शेल को, ये आपको याद होने चाहिए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल डिटरमिन बाय 2n स्क्वायर फार्मूला। शेल में जो है वो इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जिस तरह आप ये के जो है पहला शेल है, के क्या है, पहला शेल है, तो पहले शेल में से आप एन की वैल्यू 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, 1 2 ज़र, तो 2 आंसर है, के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह ही अब हमारे पास दूसरा शेल एल है, तो एन की वैल्यू क्या लगा दी, 2 लगा दी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, तो 4 2 ज़र 8, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के में अगर 2 आ सकते हैं तो एस में भी देखें 2 आ सकते हैं। और अगर एल में 8 आ सकते हैं तो एल में मैंने आपको बताया था एस और पी आ सकते हैं, दोनों इसके अंदर मर्ज हो सकते हैं। तो लिहाजा देखें 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखें ना एम तीसरा शेल है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो एम में 18 आ सकते हैं। तो सब शेल कितने आ सकते हैं, 3, तीसरा जो शेल है ये एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है और डी भी इसके अंदर आ सकता है ना। तो लिहाजा क्या सीन करेंगे आप, 2 और 6 10, 2 और 6 8, 8 और 10 18, तो अभी मैंने कहा था 18 इसका आंसर आ रहा है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़र 18, तो ये तीनों आएंगे तो 18 लेकर आएंगे ना इसके अंदर। दैट इज़ द साइंस। इस तरह एन के अंदर जो है कितने आ सकते हैं, एन 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़र 32, तो 32 जो है हमारे पास एक आंसर है। तो 32 इधर देखें, 6 और 2 8, 8 एंड 10 18, 18 एंड 10 28, 28 एंड 4 32, तो ये सारे इसमें आ सकते हैं। दैट मेक्स 32। दैट इज़ अ लॉजिक। खुद सोचिए ना, एक डब्बा है उसमें अगर कोई डब्बे आपने छोटे डालने हैं तो छोटे डब्बे उसमें आएंगे तो वो सब शेल होंगे। अब एक डब्बा है उसमें आपने डब्बे डालने हैं, वो जो डब्बे डालने हैं आपने वो बड़े हैं, तो वो तो नहीं आप छोटे डब्बे में डाल सकते। तो बड़े डब्बे में छोटे आ सकते हैं, छोटे डब्बे में बड़े नहीं आ सकते। तो शेल एक बड़ी चीज़ है और सब शेल एक छोटी चीज़ है, यानी शेल बड़े डब्बे हैं और जो सब शेल्स हैं वो छोटे डब्बे हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल। तो शेल्स की एग्जाम्पल याद रखिएगा, KLMNOPQ, यानी टोटल 7 शेल्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं वो SPD और FE होते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं होता। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा,
तो अब पाँचवें सवाल में सवाल कर रहे हैं जी, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के, एल और एम। अब वही गेम हो गई, अब के, एल और एम में पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बताओ अगर एटॉमिक नंबर 17 है। तुम सोच रहे हो यार अब कैसे बताएं, तो इसका जवाब बताता हूँ मैं आपको। देखो एक एलिमेंट है जिसका हमें पता नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17 है। तो अब देखो अगर मैं इसका न्यूक्लियस बनाऊंगा, मुझे प्रोटॉन तो पता है उसका 17 है, न्यूट्रॉन का मुझे कोई नहीं पता क्योंकि मैथ्स तो उन्होंने बताया नहीं ना, जी बता दिया ना, ए तो नहीं बताया हमें, ठीक है ना। तो अब 17 का मतलब पता है क्या है, जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ई, यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। कोई चार्ज नहीं बताया था एलिमेंट के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं गए हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17 होंगे। तो लिहाजा पहले शेल में कितने होंगे सबको पता है 2, दूसरे शेल में कितने होंगे सबको पता है 8, ये तो तयशुदा बात है ना, चेंज नहीं हो सकती। और तीसरे शेल में कितने होंगे 8, 10 तो हो चुके हुए हैं, पीछे रह कितने गए 17 करने हैं, 10 हो गए, 7 रह गए, आखिरी शेल में 7 आएंगे। क्या लिखोगे, के में कितने आए 2, ये के है ना, एल में कितने आए 8 और एम में कितने आए। प्यारे बच्चों ये पता लगा हमें इस जवाब का, चलें इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो बच्चों ये देखें इसका जवाब, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि के में देखें 2, एल में देखें 8 और एम में देखें 70। तो ये इसका जवाब था, ठीक है। चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा एक सवाल, चलें अगले सवाल पे जाने से एक और सवाल पहले करते हैं। आप मुझे बताइए एलिमेंट होगा कौन सा 17 नंबर पे आने वाला, बताऊं। दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। चलें उसका मैं मैथ्स बता देता हूँ आपको, दैट इज 35.5, राइट। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एल्यूमिनियम आयन की करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये भी बताना है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखें एल्यूमिनियम जो है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल का 13th एलिमेंट है, जिसका मास जो है वो कोई लगभग 27 होता है। लेकिन इसको आपने बना दिया आयन, यानी इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो आपने निकाल दिए। -3 का मतलब था कि 3 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं, याद होगा अभी फॉस्फाइड आयन। तो ये कौन सा आयन है, एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन, तो एल्यूमिनियम आयन में जो है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। तो टोटल अगर 13 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि आपको बताया जी इज इक्वल टू ई, यानी 13 अगर प्रोटॉन है तो 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन मजे की चीज़ है 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हुए हैं, कम हो चुके हुए हैं। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि, तो अब देखें जब इलेक्ट्रॉन भी 13 हैं और प्रोटॉन भी 13 हैं, लेकिन आपने 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, चार्ज क्या आ जाएगा +3। तो अगर आप इसको ड्रॉ भी करना चाहेंगे तो दैट इज़ समथिंग लाइक प्रोटॉन इज इक्वल टू 13, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में आपको पता ही 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 13 करने थे, और आखिरी शेल में जो हैं वो आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, यानी के में आगे 2, एल में आगे 8, एम में आगे 3। अब 3 ये चले गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इट्स मीन दैट ये शेल भी ख़त्म हो गया। तो के में आ गए 2, एल में आ गए 8, दैट्स इट। टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कम है। टोटल इलेक्ट्रॉन जब 13 हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन 13 में से कम हो गए, तो हमारे पास फिगर 10 का ही आएगा जी। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का आपको पता है 13 है, और अभी मैंने आपको बताया था। तो +3 चार्ज का मतलब क्या है, इंडिकेट दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव लॉस्ट, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन एल्यूमिनियम आयन, सो देयर आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8। अच्छा अब K में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही सबसे आता है K में, दैट इज़ 1s², और L में आते हैं 2s² और 2p6, दैट्स इट, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल कितने निकलेंगे, L जो है इसका आउटरमोस्ट शेल है, इसमें 8 नज़र आ रहे हैं, तो ये इसने पूछा था तो बता दिया आपने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बेटा अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल है। मैग्नीशियम जो है आपको पता है सिंबल मैग्नीशियम का जो है वो Mg होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बता दी है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है और मास नंबर 24 होता है, मैं आपको खुद बता देता हूँ।
तो देखें 2 8 2 ही होगा ना, 2 और 8 10 और 2 12, एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास कोई 24 होता है इसका। अच्छा, सवाल क्या किया जा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ। अब ये क्या है, के एल, और ये क्या है एम, तो ये एम ही आउटरमोस्ट शेल हुआ ना, तो इसमें कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो मैंने अभी आपको फिलहाल बता दिया। इन विच सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी इन विच सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब देखो के में कौन सा सब शेल आता है, 1s2 अभी बताया था। एल में कौन सा आता है, 2s2 2p6, और एल में एम में कौन से आता, 3 आ सकते हैं, एस पी और डी, यानी 3s 3p और 3d। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो एस में ही फिल हो जाएंगे, दैट्स इट। पी की तो बारी नहीं आएगी, डी की तो बारी नहीं आएगी, तो लिहाजा इसका आउटर मोस्ट शेल एम है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो सब शेल है वो 3s है, और वो कौन सा है, 3s। उसके बाद वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बताओ कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो लूज क्यों करता है, क्योंकि उसने मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो मैग्नीशियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2849 है, ये सवाल आपके सामने है, इसका जवाब देखें। पहला सवाल था कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में, तो ये क्लियर हो गया, 2 होंगे। फिर सवाल था कि सब शेल कौन सा होगा, ये भी अभी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होगा, 3s होगा, क्योंकि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी सब शेल बन रहा है वो 3s ही बन रहा है। उसके बाद सवाल था जी कि मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो देखो मैग्नीशियम में टोटल है 12 इलेक्ट्रॉन, और जो एक फेवरेबल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स का है, क्योंकि जो नियॉन है वो 10वें नंबर पे आती है। तो लिहाजा आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल लाइक इनर्ट गैस नियॉन। और मतलब होता ही है कि मैग्नीशियम के पास जो है वो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके पास। ये देखो ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके बाद ये और ये सिस्टम रह जाएगा ना, सिर्फ ये नियॉन का सिस्टम है। ये मतलब 2 8 और 2 ये सिस्टम मैग्नीशियम का है, लेकिन 2 चले गए तो क्या रह गया, 2 और 8, ये मैग्नीशियम का सिस्टम नहीं है। अब मैग्नीशियम ने तारी कर लिया अपने ऊपर, मतलब मैग्नीशियम इस तरह का हो गया है, लेकिन सिस्टम किसका है, नियॉन का। तो नियॉन की तरह वो हो जाएगा। तो वो सवाल भी यही कर रहे थे कि किसकी तरह हो जाएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो जवाब क्या आया कि वो नियॉन की तरह हो जाएगा। नियॉन का क्या सिंबल है, Ne, ठीक है। ये 10वां एलिमेंट है प्रोटोन टेबल का नियॉन। चले मैं आपको प्रोटोन टेबल में दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, अब ये रहा मैग्नीशियम जो कि 12वें नंबर पे है, और इसे पीछे आओ थोड़ा सा, ये रहा नियॉन जो कि 10वें नंबर। तो मैग्नीशियम क्या चाह रहा है कि 12वां नंबर किस नंबर के बराबर हो जाए। अब तुमको सर नहीं अब मैग्नीशियम जो है वो 10 नंबर के बराबर क्यों हो रहा है सर, उसको 18 नंबर के बराबर होना चाहिए, यानी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, उसको 18 इलेक्ट्रॉन कर लेनी चाहिए। और अल्लाह के बंदे, अगर आपने नियरेस्ट जाना है तो 10वें नंबर की तरफ जाओगे, अगर आप 12वें नंबर पे खड़े हुए हो आप 10वें नंबर की तरफ जाओगे, 18वें नंबर की तरफ जाओगे, नियरेस्ट जाना है आप। तो अगर आप 12वें नंबर पे खड़े हुए, नियरेस्ट तो आपको 10 पड़ेगा, 18 तो आपको बहुत दूर पड़ेगा। मतलब आपने अगर सफ़र तय करना है, 2 किलोमीटर पीछे जाना है या 6 किलोमीटर आगे जाना है, तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, 6 किलोमीटर आगे कैसे जाएं, वो सफ़र ज़्यादा है। रेस्ट करने के लिए जंगल में कहीं खो गए हैं, रेस्ट वाला मुकाम जो है वो 2 किलोमीटर पीछे है, और एक मुकाम है 6 किलोमीटर आगे, तो आप कहाँ जाएंगे, 2 किलोमीटर पीछे जाकर रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे आप सफ़र तय करने के लिए दोबारा आगे। तो एलिमेंट्स भी सोचते हैं यार कि हमने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह सेट करने हैं, नियॉन की तरह सेट करने हैं कि आर्गॉन की तरह सेट करने हैं। तो किसकी तरह सेट कर लिया उसने, मैग्नीशियम तो नियॉन को फॉलो करेगा। अब तुमको सर ये जो क्लोरीन 17वें नंबर पे है, क्या ये 10वें नंबर को फॉलो करेगा कि 18वें नंबर को फॉलो करेगा, तो मैं कहूँगा भाई जो 17वें नंबर पे है वो 18वें नंबर को फॉलो करेगा। वो क्यों है 10वें नंबर पे, सोचो ना इस बात को। 17 नंबर जो है वो 18 को फॉलो करेगा कि 10 को फॉलो करेगा, 17 को नियरेस्ट 18 पड़ता है कि 10 पड़ता है, दैट्स वाई क्लोरीन आर्गॉन को फॉलो करेगा, एंड दैट्स वाई मैग्नीशियम नियॉन को फॉलो करेगा। ये बातें याद रखनी है आप। तो बेटा 8वां सवाल क्या है जी, 8वां सवाल ये है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम पे क्या देखनी है आपने, नेचर ऑफ चार्ज व्हेन इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, दोनों कंडीशनें बता दी उसमें कि वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तब भी आपने नेचर देखनी है, और जब गेन करेगा तब भी आपने नेचर देखनी है। चलें,
इसका जवाब तो सिंपल ही है। देखें, कहते हैं जी वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखें सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब एटम जो है गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर चार्ज नेगेटिव आ गया। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ जो है आप सबको बच्चों को पता होनी चाहिए कि कैसे किसी भी एटम पे जो है वो चार्ज आता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। अब बेटा 9 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि 9 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड। मतलब यूरेनियम 235 जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। तो बेटा फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड, याद रखो इट इज़ यूज फॉर दी पावर जनरेशन एंड मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। जी तो अगला सवाल किया जा रहा है, अ पेशेंट हैज़ गॉइटर, एक आदमी उसको गुलड़ की बीमारी है, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, उसको कैसे पहचानेंगे गुलड़ की बीमारी है। मतलब कोई आदमी है, समबडी इज देयर, कोई मरीज है, उसको गुलड़ की बीमारी है, गॉइटर है, उसको कैसे पहचानेंगे उसको गॉइटर है। तो बेटा अगर कोई पेशेंट है उसको गुलड़ की बीमारी है, तो उसको हम आयोडीन 131 की मदद से पहचान लेंगे है कि नहीं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये वो, तो आप मेरा लेक्चर ज़रूर लेना, वो लेक्चर से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जनाबी अली सवाल ये किया जा रहा है कि गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। अब देखें नेगेटिव रेज की हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो आपका क्या सवाल है, 3 प्रॉपर्टीज़ पॉजिटिव रेज की हमने बतानी है आपको। तो स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टीज़ कह लें, या क्या मैंने भी बताया था आपको लफ्ज़ करेक्टरिस्टिक्स, ये कह लें आप। ठीक है, तो दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। फिर आपने बताना है जी दूसरी प्रॉपर्टी, द डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। और आखिर में द नेचर ऑफ द कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद कर लें। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेक्चर भी देख सकते हैं मेरा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। उसके बाद बेटा 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये रहे डिफेक्ट्स, 2 डिफेक्ट्स आपने याद करने हैं, बस आप ये लिख दीजिएगा फॉलोइंग आर दी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये लिख के स्टेटमेंट ये लिख दें 2। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और दूसरे में इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व्ड। ये 2 बस आपने लिखने हैं क्या, डिफेक्ट्स। ठीक है, ये दोनों ही आपने लिखने हैं। उसके बाद 13वां सवाल ये किया जा रहा है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन डज इट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में रहता है, ना तो वो एनर्जी एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो वो कब करेगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका जवाब है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट, तो वो ना एनर्जी निकालेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। तो कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ। याद रखो, मैं आपको साइंस समझाता हूँ इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है और ये भी एक शेल है। जब इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो ऑर्बिट है ये लोअर ऑर्बिट है, ठीक है, ये क्या है, लोअर ऑर्बिट। और ये वाला जो ऑर्बिट है ये क्या कहेंगे इसको आप, हायर ऑर्बिट। ये ऊपर है ना ये, तो क्या होगा, हायर ऑर्बिट। तो जब ये लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप करके ऊपर जाना है, तो उसने एनर्जी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, तब करेगा एब्जॉर्ब। इधर ही घूमता रहेगा तो कोई एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। लेकिन यहाँ से ये n इज इक्वल टू 1 है, पहला शेल है, n इज इक्वल टू ये 2 है, दूसरा शेल है, तो फिर अगर दूसरे शेल पे जाना चाहता है तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया, हायर ऑर्बिट में। तो अब ये चाहता है कि वापस आऊँ किधर,
लोअर ऑर्बिट में। अब क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को रिलीज करने का मतलब है एनर्जी एमिट, नहीं समझ में? कब करेगा एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब? ओ भाई जब छोटे शेल से बड़े शेल की तरफ जाएगा, और जब तब तो करेगा एब्जॉर्ब, और जब वो बड़े शेल से छोटे शेल की तरफ आएगा तब क्या करेगा, एमिट। ये पूछा ना उसने कि कब करेगा एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब, तो वो आपको मैंने बता दिया। ये बोहर ने सबसे पहले बताया था हमें। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये नोट डाउन कर लो कि E2 में से जब E1 पे, यानी हायर एनर्जी क्या है E2, उसमें से माइनस कर दो लोअर एनर्जी को, तो कोई ना कोई आपके पास डेल्टा एनर्जी आएगी, और वो HV के बराबर होगी। HV क्या है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, V जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो नीचे से ऊपर आया या ऊपर से नीचे आया। ये बस आपने ये बात लिख देनी है, ठीक है। सो ये था हमारा आखिरी सवाल। होप्सो आपने सारे सवालों के जवाब जो हैं वो इस वीडियो से हासिल कर लिए होंगे, और अगली जो जवाब है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ सारे के सारे प्रॉपरली। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के, और उनको करने के लिए हमारे साथ रहिएगा। डू सब्सक्राइब GS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।